नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए भारतीय थल सेना के 7 जवानों को तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन परिसर में जनरल ऑफिसर कमांडिंग रवीन खोसला के नेतृत्व में दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर स्थित पैतृक स्थानों पर भेजे गए शहीद जवानों के पार्थिव शरीर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र के पहले चरण में सदन में हुए कामकाज पर जाहिर किया संतोष। कहा, बजट सत्र के पहले चरण में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक सहयोग से सदन ने प्राप्त की 121% की उत्पादकता और जनहित के विषयों पर हुआ संवाद। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना पर की समीक्षा बैठक। कहा, योजनाओं पर लोन की प्रक्रिया को व्यवस्थित और लोगों की सुविधा के अनुकूल बनाने की जरूरत। अगले वर्ष से आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना की लोन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए भारतीय थल सेना के 7 जवानों के पार्थिव शरीर पर आज असम के तेजपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन परिसर में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। डिफेंस पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल हर्षवर्धन पांडे के मुताबिक तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन परिसर में गजराज कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल रवीन खोसला एवं अन्य सैन्य अधिकारियों ने शहीद जवान हवलदार जुगल किशोर, राइफलमैन अरुण कतल, राइफलमैन अक्षय पठानिया, राइफलमैन विशाल शर्मा, राइफलमैन राकेश सिंह, राइफलमैन अंकेश भारद्वाज और गुरबाज सिंह के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर स्थित उनके पैतृक स्थानों पर भेज दिए गए। भीषण हिमस्खलन की चपेट में आकर शहीद हुए भारतीय सेना के 7 जवानों के पार्थिव शरीर तेजपुर स्थित एयरपोर्ट स्टेशन उन्हें पहुंचने से पहले सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने शहीद जवानों को अपने अलग अंदाज में श्रद्धांजलि दी। बीआरओ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके बताया कि तवांग के सेला पास जैसे दुर्गम स्थान के रास्तों पर जमी भारी बर्फ हटाकर उसने सेना के काफिले के लिए रास्ते को सुरक्षित बनाया और शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र के पहले चरण में सदन में हुए कामकाज पर संतोष जाहिर किया है। श्री बिरला ने कहा कि बजट सत्र के पहले चरण में सदस्यों की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक सहयोग से सदन ने 121% की उत्पादकता प्राप्त की। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस दौरान सदन में जनहित के विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा हुई एवं संवाद हुआ। उन्होंने कहा कि यह परंपरा जारी रहनी चाहिए क्योंकि इससे लोकतंत्र सशक्त बनता है और नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास बढ़ता है। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग के लिए सदस्यों का धन्यवाद किया। उच्च कार्य उत्पादकता प्राप्त कर सके। सदन में माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के समय के स्थान पर 15 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 60 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। 60 अन्य मान्य सदस्यों ने अपने भाषण को सभा पटल पर रखा। इसी प्रकार आम बजट पर सामान्य चर्चा के लिए आवंटित 12 घंटे के स्थान पर कुल 15 घंटे 33 मिनट चर्चा हुई, जिसमें 81 मान्य सदस्यों ने भाग लिया। 63 मान्य सदस्यों ने अपने भाषण सभा पटल पर रखे। इस दौरान सभी मान्य सदस्यों ने सदन को संचालित करने में सकारात्मक सहयोग दिया। सभी विषयों पर व्यापक चर्चा और संवाद हुआ। ये परंपरा हमारे लोकतंत्र को सशक्त करती है। ऐसी समृद्ध संवाद से हमारी संसदीय प्रणाली और मजबूत होती है। देश के नागरिकों का भी लोकतांत्रिक संस्थाओं में और भरोसा, विश्वास बढ़ता है। इसके लिए मैं सभी मान्य सदस्यों को साधुवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आपका सकारात्मक सहयोग भविष्य में इसी तरीके से मिलता रहेगा।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र मुक्तो के 2 दिवसीय दौरे के तहत शुक्रवार को मुक्तो सर्कल हेडक्वार्टर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री खांडू की पत्नी सेरिंग दोलमा और तवांग के विधायक सेरिंग ताशी भी मौजूद थे। स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। श्री खांडू ने अपने मुक्तो दौरे के बारे में सोशल मीडिया के जरिए बताया कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि स्थानीय लोग अपनी संस्कृति से मजबूती से जुड़े हुए हैं और पूरी तन्मयता से अपनी संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद को बताया है कि कोरोना महामारी से जुड़े हालत के ठीक होने के साथ ही सेना में भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी और अधूरी भर्तियों को पूरा किया जाएगा। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण सेना में भर्ती रोकी गई है। माहौल ठीक होने के साथ ही लिखित परीक्षा और दूसरी प्रक्रिया आरंभ होगी। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि अधूरी भर्तियों को जल्द पूरा किया जाएगा। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है और सर ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। नो अभी मैं डिफेंस मिनिस्टर के बिहाफ में जवाब देता हूं, ये कैबिनेट का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सवाल कैसे कर सकते हैं इस पे? ये ठीक नहीं। दैट इज वाई आप जवाब दीजिए। नहीं सर, इसको प्लीज माननीय मेंबर। अच्छा क्या इसको बिठा के तो सर राजस्थान से बड़ी संख्या में जो रिक्रूटमेंट रैली हुए थे उसमें पार्टिसिपेट किए हैं और माननीय सदस्य हमारे साथी राजस्थान से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी ने सही कहा कि राजस्थान से काफ़ी मात्रा में रैली में भाग लिया और जब 47 रैलीज कंडक्ट किया गया देश भर में, उसमें कोविड का सिचुएशन आ गई जुलाई के महीने में गंभीर रूप से, तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को रोक दिया गया है। और ये परमानेंट रुका नहीं है सर, क्योंकि अभी भी कोविड का नया वेरिएंट का इस देश में प्रकोप है, तो इसमें कुछ इसको विलम्ब हो रहा है, वो कारण सबको मालूम है। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूँ इस सदन को कि जितना जल्दी हो सके रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो मेडिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, डॉक्यूमेंट सब हो चुके हैं। बाकी जो फाइनल जो होगा, वो फाइनल रिटन टेस्ट जो होगा, वो टेस्ट भी जल्दी होगा जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बैंकों और सरकारी हितधारकों के साथ आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना पर एक समीक्षा बैठक में आज कहा कि इन दोनों योजनाओं पर लोन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और लोगों की सुविधा के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। इस बैठक में लाभार्थियों की सहूलियत और लोन की प्रक्रिया में देरी और भ्रम से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया कि अगले वित्तीय वर्ष से आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए पूरी ऋण प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की जिम्मेदारी लोहित, तवांग और पापुमपारे जिले के उपायुक्तों को दी गई है। टीम को 18 मार्च 2022 तक यह कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि सॉफ्टवेयर सामान्य प्रकृति का होना चाहिए ताकि अन्य विभागों को भी सुविधा हो। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने आज पुलिस की मदद से पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD के मोपटू स्थित वेस्टर्न जोन के दफ्तर को सील कर दिया। जिला उपायुक्त ने पापुमपारे के जिला जज नानी ग्रायू द्वारा पारित एक आदेश पर यह कार्रवाई की। जिला जज ने मैसर्स तामा फैब्रिकेशन वर्क्स की ओर से अरुणाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य के खिलाफ दायर मनी एग्जीक्यूशन याचिका की सुनवाई करते हुए PWD के मोपटू स्थित दफ्तर को अटैच और सील करने का आदेश पारित किया था। PWD दफ्तर सील करने की कार्रवाई करते हुए ईटानगर के जिला उपायुक्त तालो पोतुम ने कहा कि वह अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं। अभी काफ़ी रूम को सील कर दिया है और जैसे डायरेक्टिव्स है उस हिसाब से हम लोग अभी एज ए DM DC ईटानगर ये सील कर रहा है। ये पेमेंट डिफ़ॉल्ट का रीज़न बताया गया है और डिटेल्स हम लोग तो इसे लेना देना नहीं है। मेरा काम है सिर्फ इसको सील करके रख देना है। ये
ऐसे उन लोग से पता किया कि 2013-14 का कोई प्रोजेक्ट है, उसको ये कॉन्ट्रैक्टर जो है काम कंप्लीट करने के बाद पेमेंट नहीं मिला, उसको लेके काफ़ी आर्बिट्री केस भी हुआ बोला। तो फाइनली अभी कोर्ट का जजमेंट ये है कि इसको सील किया जाए। हम तो जुडिशरी का विजडम को हम नहीं बोल सकता है। इट इज़ टोटली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, एक जुडिशरी को इंडिपेंडेंट पावर दिया गया है और जस्टिस देने के लिए दिया गया है। ज़रूर उसका विजडम का यही लगा होगा कि पेमेंट क्यों नहीं दिया गया, इसलिए पेमेंट देना है, इसलिए ऑर्डर बनाया होगा। तो उस हिसाब से ये है। और दूसरा है, अभी आप लोगों ने भी जैसे चर्चा में किया था कि असम में भी डीसी ऑफिस को भी सील किया गया था। तो अब कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट का ही एक अंग होता है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 172 करोड़ 29 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 50,407 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 1,36,962 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में शुक्रवार को कोविड संक्रमण के 50 नए मामले सामने आए और 177 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से एक रोगी की मौत हो गई। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 850 रह गई है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए 688 सैंपल एकत्र किए गए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों और उनकी मां को कुपोषण से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी योजना के तहत गांवों और कस्बों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है। इस केंद्र को छोटे बच्चों के प्री प्राइमरी स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र ऐसी जगह होती है जहां बच्चों और महिलाओं को घर जैसा वातावरण उपलब्ध कराया जाना जरूरी होता है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार का संकोच न रहे। सरकार की इसी योजना पर अमल करते हुए चांगलांग जिले के लोंगकॉम पोथाई गांव में आंगनबाड़ी केंद्र को काफी सुंदर रूप दिया गया है। बच्चों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं से युक्त इस आंगनबाड़ी केंद्र में उनकी पढ़ाई के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष में मनाया जा रहा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ईस्ट कामेंग जिले के मुख्यालय सेप्पा स्थित गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 138वीं बटालियन ने शुक्रवार को सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया। सेप्पा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से विधायक तापुक ताकू भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में एक लाइब्रेरी की स्थापना के अलावा स्कूल के लिए फर्नीचर दान किए गए और कार्यक्रम में शामिल हुए आम लोगों को लालटेन वितरित किए गए। दिबांग वैली जिले के एक सामाजिक संगठन ने आरोप लगाया है कि जिले में कथित तौर पर अनप्लान्ड तरीके से हाईवे निर्माण के लिए पहाड़ों की कटाई करने के कारण कई दुर्घटनाएं हो रही है। संगठन का यह भी आरोप है कि इसके कारण सड़कें भी ज्यादातर समय जाम रहती है। स्थानीय समाजसेवी गोविंद एकरोया के मुताबिक यदि आने वाले दिनों में हाईवे निर्माण से संबंधित ठेकेदारों ने रैंप कटिंग या स्टेप कटिंग का तरीका नहीं अपनाया तो सड़क हादसों का जोखिम बढ़ सकता है। जो लोग हाईवे में काम कर रहे हैं, जो स्पेशली जो पीशल कंपनी है, जो आपका प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो कंपनी है, उनका जो कटिंग है उनमें सुधारना चाहिए। उन काम को जल्द से जल्द उनको सुधारिए ताकि आगे हम ऐसे विवादों में ना फंसें और हम ऐसे उन पर अंगुलियां ना उठाना पड़े और ऐसे हमें इस तरह का इश्यूज़ ना उठाना पड़े। तो उनसे अपील है कि जो जितना वर्क क्वालिटीज़ है, जैसे ड्रेन है, ब्रेस वॉल है या रिटर्निंग वॉल है या पिराफिट्स है या फिर भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज की कड़ी में हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन और गुजरात में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह के बारे में। 12 फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था।
चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने समझ लिया कि लोग अभी भी एक अहिंसक आंदोलन जारी रखने के लिए तैयार नहीं हैं। वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन पुलिस और हिंसक भीड़ के बीच मात्र एक संघर्ष में बदल जाए। गांधी जी ने लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की और उपवास पर चले गए। I will fast as a penance for my part in arousing such emotions, and I will not stop until they stop. गांधी जी के विचार में किसी भी आंदोलन में एक निश्चित दौर के बाद विराम भी होना चाहिए, जिससे लोग फिर से ऊर्जा अर्जित कर सकें और अधिक सशक्त होकर उभरें। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस के नेता बारडोली में मिले और असहयोग आंदोलन रोकने का प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया। बारडोली प्रस्ताव पारित होने के साथ ही अभियान के दौरान करदाताओं ने संपत्ति कुर्क किए जाने पर भी राजस्व का भुगतान नहीं किया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों का बहिष्कार किया और अपने खेतों में नहीं गए। किसानों ने बेदखली और जब्ती का अपने तरीके से प्रतिरोध किया। सरकारी कार्यालयों में किसानों को खबर देने वाले लोग थे जो उन्हें पहले ही सतर्क कर देते थे। जब अधिकारी राजस्व वसूल करने पहुंचते तो उन्हें गांव खाली मिलता। आंदोलन के स्वयं सेवकों में सभी जाति और वर्ग के लोग शामिल थे। वे भूमिहीन श्रमिकों के हित के लिए भी काम करते थे। बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हालांकि ये स्थानीय आंदोलन था, लेकिन इस पर पूरे देश का ध्यान गया और इसे राष्ट्रव्यापी समर्थन मिला। स्थिति को काबू से बाहर होता देख ब्रिटिश सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग का गठन किया। आखिरकार कर में बढ़ोतरी को 30% से घटाकर 6% कर दिया गया और किसान अपनी जब्त की गई जमीनों पर वापस लौट आए। सरदार पटेल ने बारडोली सत्याग्रह की सफलता का श्रेय गांधी जी की शिक्षाओं और किसानों के अदम्य संकल्प को दिया। देश भर के लोगों ने वल्लभ भाई पटेल के सशक्त नेतृत्व को माना। बारडोली की महिलाओं ने ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।